नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा, भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से अपनी सेनाएं हटाने को तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान वंचित लोगों के भविष्य निर्माण का साधन बना। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, देश के कानून का उल्लंघन करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। विश्व में सबसे तेज गति से भारत में 70 लाख लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु में निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। और अमेरिका ने म्यांमार में तख्ता पलट के मद्देनजर वहां की सरकार को दी जाने वाली सहायता रोकी। दोपहर समाचार में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिणी तट से अपनी सेनाएं पीछे हटाने पर सहमत हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में एक बयान में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जरूरी सैन्य तैनाती की गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन को बता दिया गया है कि यथास्थिति को एक तरफा बदलने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत ने चीन को हमेशा यह कहा है कि बाइलेटरल रिलेशन दोनों पक्षों के प्रयास से ही विकसित हो सकते हैं। साथ साथ ही सीमा के प्रश्न को भी बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। परंतु एलएसी पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी में किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति का हमारी बाइलेटरल टाइज पर बुरा असर पड़ता है। इससे चीन भी अच्छी तरह अवगत है। कई हाई लेवल ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी यह जिक्र किया गया है कि एलएसी तथा सीमाओं पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कायम रखना बाइलेटरल रिलेशन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। सभापति महोदय, पिछले वर्ष से चीन के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके फलस्वरूप चीन और भारत के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि चीन ने पिछले साल बार-बार घुसपैठ का प्रयास किया, लेकिन भारत ने हमेशा चीन के दावों को खारिज करते हुए ये सुनिश्चित किया है कि द्विपक्षीय संबंधों को केवल दोनों पक्षों के सहयोग से ही बेहतर बनाया जा सकता है। चीन द्वारा पिछले वर्ष अप्रैल-मई 2020 के दौरान ईस्टर्न लद्दाख की सीमा के समीप भारी संख्या में शस्त्र बल तथा गोला बारूद आदि इकट्ठा कर लिया गया था। चीन द्वारा एलएसी के आसपास कई बार ट्रांसग्रेशन का भी प्रयास किया गया। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उन सभी प्रयासों के दृष्टिगत उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की थी। राष्ट्र के साथ इस सदन ने भी उन वीर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी, जिन्होंने भारत की सीमा की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था। आज मैं इस सदन को कुछ और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूं। पिछले वर्ष सितंबर से दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल द्वारा संवाद स्थापित कर रखा है। हमारा यह लक्ष्य है कि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट तथा यथास्थिति हो जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो देश के कानून का उल्लंघन करते पाए जाएंगे अथवा फर्जी खबरें फैलाने और देश में हिंसा को उकसाने की कार्रवाई में लिप्त पाए जाएंगे। राज्यसभा में आज ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप तथा लिंक्डइन का नाम लेते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि इन प्लेटफॉर्म का देश में लाखों लोग उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि इन प्लेटफॉर्म को भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस को कार्रवाई करना पड़ता है तो कुछ माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनियां उसके साथ खड़ी हो जाती हैं और जब यहां पर
लाल किले पर हमला होता है जो भारत की गरिमा का प्रतीक है तो उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। ये सारी कंपनियां जान लें, हम भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन 19(2) में ये भी लिखा हुआ है इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये क्या मजाक है कि आप नरेंद्र मोदी मैसेकर ऑफ किसान हैशटैग करते हैं? इसका मतलब क्या है? आप वैमनस्य न फैलाएं, आप हिंसा न फैलाएं, झूठी खबरें न फैलाएं और भारत के संविधान और भारत के कानून का पालन करें। इसमें हम बहुत ही सख्त रहें। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बारे में श्री प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया ने आम आदमी को सशक्त किया है और ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन बदला लेने तथा आपत्तिजनक सामग्री को परोसना स्वीकार्य नहीं है। श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र ने सरकारी नीतियों और गतिविधियों के बारे में विश्वसनीय जानकारी दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि लोगों को भ्रामक और गलत अभियानों का शिकार होने से बचाने के लिए ये कदम जरूरी थे। श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार इंटरनेट पर फेक न्यूज, भ्रामक और झूठी खबरों से संबंधित मुद्दों पर सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों के माध्यम से नियमित रूप से संपर्क बनाए रखती है। देश में भ्रामक खबरों को रोकने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि सरकारी नीतियों और गतिविधियों के बारे में विश्वसनीय सूचना देने के लिए india.gov.in पोर्टल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में डिजिटल और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई समिति में सरकार ने सक्रिय भागीदारी की है। श्री प्रसाद ने यह भी बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फेक न्यूज, विशेषकर सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में झूठी खबरों का खंडन करने के लिए पत्र सूचना कार्यालय के तहत एक प्रकोष्ठ बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान निर्धनों, किसानों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग के भविष्य का निर्माण का माध्यम बनता जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। जब हमारा देश समर्थ होगा तभी तो हम दुनिया की सेवा कर पाएंगे, एकात्म मानव दर्शन को सार्थक कर पाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय जी भी यही कहते थे। उन्होंने एक स्थान पे लिखा था, एक सबल राष्ट्र ही विश्व को योगदान दे सकता है। यही संकल्प आज आत्मनिर्भर भारत की मूल अवधारणा है। इसी आदर्श को लेकर ही देश आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल में देश ने अंत्योदय की भावना को सामने रखा और अंतिम पायदान पर खड़े हर गरीब की चिंता की। आत्मनिर्भरता की शक्ति से देश ने एकात्म मानव दर्शन को भी सिद्ध किया, पूरी दुनिया को दवाएं पहुंचाई और आज दुनिया को वैक्सीन भी पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन नागरिकों का जीवन आसान बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में भारत का कद तेजी से बढ़ रहा है और हर भारतीय को इस पर गर्व होगा। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति में देश के लिए नीति बनाना सर्वोपरि है। श्री मोदी ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श अब भी प्रासंगिक हैं और वे हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। एकात्म मानव दर्शन का उनका विचार मानव मात्र के लिए था। इसलिए जहां भी मानवता की सेवा का प्रश्न होगा, मानवता के कल्याण की बात होगी, दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन प्रासंगिक रहेगा ही रहेगा। एकात्म मानव दर्शन में विशेष रूप से इन 3 शब्दों में व्यष्टि से समष्टि की यात्रा व्यक्त होती है, स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा का मार्ग स्पष्ट होता है और मैं नहीं तू ही का संकल्प भी सिद्ध होता है। हमारे यहाँ कहा गया है, स्वदेशे पूज्यते राजा, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात सत्ता की ताकत से आपको सीमित सम्मान ही मिल सकता है। जहां सत्ता की ताकत प्रभावी होगी वहीं सम्मान मिलेगा, लेकिन विद्वान का सम्मान हर जगह होता है। दीनदयाल जी इस विचार के साक्षात जीता जागता उदाहरण है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को जब हम पढ़ते हैं तो हमेशा एक नया दृष्टिकोण मिलता है। हम जैसे जैसे दीनदयाल जी के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, उनके विचारों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, हमें उनकी बातों में, उनके विचारों में हर बार एक नई ताजगी, एक नया दृष्टिकोण, एक नवीनता का अनुभव होता है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने तब थे और आने वाले समय में भी उतने ही आवश्यक रहेंगे जितने आज है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र प्रथम की विचारधारा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश आत्मनिर्भर भारत के विचार से अवगत है। प्रधानमंत्री ने हर दल का आह्वान किया कि वे भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समाज के लिए 75 काम करें। श्री मोदी ने पार्टी सांसदों को आम आदमी से जुड़ने के लिए नमो ऐप इस्तेमाल करने को कहा। इस अवसर पर भाजपा प्रवक्ता जेपी नड्डा ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दृष्टिकोण से प्रेरित है। श्री नड्डा ने कहा कि ये दृष्टिकोण जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सौभाग्य योजना और उज्ज्वला योजना में परिलक्षित होता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सच्चे अर्थों में मानवतावादी थे जो अंत्योदय में विश्वास करते थे। उन्होंने सबसे निर्धन लोगों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट संदेश में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन देश की सेवा और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मातृभूमि की गरिमा के उत्थान के लिए उनके योगदान ने हमेशा देश को प्रेरित किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजनीति में उच्चतम मानदंडों का पालन करते थे। वे एक कुशल संगठनकर्ता, एकात्म मानववाद और अंत्योदय की विचारधारा के प्रणेता थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत में 26 दिन के भीतर 70 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया, जो विश्व में सबसे अधिक है। अमेरिका में ये काम 27 दिन में और ब्रिटेन में 48 दिन में संपन्न हुआ था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 70,17,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 4,05,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। देश में कोविड टीका लगवाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। मंत्रालय ने बताया है कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 65% से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया जा चुका है। बिहार में सबसे अधिक 79% स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 40% से कम स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीका लगाया गया। पुद्दुचेरी में ये संख्या सबसे कम 17.5% है। इस बीच देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर 97.26% हो गई है। कल 11,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए। मंत्रालय ने बताया है कि अब तक इस बीमारी से 1 करोड़ 5 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,42,562 है, जो कुल मामलों का केवल 1.31% है। देश में कल 12,923 नए रोगी सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 108 लोगों की मृत्यु हुई। इन्हें मिलाकर अब तक 1,55,000 लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड से कोई मौत नहीं हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश के विभिन्न प्रयोगशालाओं में कल 6,99,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई।
अब तक 20 करोड़ 40 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। महाराष्ट्र में 5,73,000 से अधिक स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 5,149 लोगों को स्वदेश में निर्मित कोवैक्सीन टीके लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। महाराष्ट्र में कल 37,000 से अधिक स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया। मुंबई उपनगर टीकाकरण अभियान में अग्रणी स्थान पर है। यहां अब तक 61,000 से अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया है। इसके बाद मुंबई में 29,356 और अहमदनगर में 23,788 लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया है। राज्य भर में कल कुल 809 सत्र आयोजित किए गए, जहां 37,000 से ऊपर लाभार्थियों को कोविशील्ड वैक्सीन का टीका लगाया गया, जबकि 129 को कोवैक्सीन दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 5 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मी और 70,000 से अधिक फ्रंटलाइन कर्मियों को कोविड-19 निवारक टीके दिए जा चुके हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने आज कहा कि केरल से आने वाले सभी यात्रियों को अपनी RT-PCR नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट पेश करनी होगी। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 53,615 लोगों को कोविड टीका लगाया गया। राज्य भर में 883 टीकाकरण केंद्रों पर टीका लगाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में अब तक 7 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में अब तक कुल 2,57,968 मरीज कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 97.65% हो गई है। राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या 2,000 से नीचे चली गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के सबसे अधिक 50 नए मामले वडोदरा में दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद में 47 नए मामले सामने आए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस, राजस्व, पंचायत और नगर निगम के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों का टीकाकरण किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोविड टीका केंद्रों की संख्या 672 हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक करीब 1,97,000 स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,800 से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और करीब 10,300 फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीन का डोज दिया गया है। राज्य में कहीं से भी वैक्सीन लगाने के बाद किसी दुष्प्रभाव की कोई घटना सामने नहीं आई है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 2,67,000 स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। राज्य के 6 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं मिला है। प्रदेश में अब तक 3,08,218 व्यक्ति कोविड पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से करीब 3 लाख लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। मध्य प्रदेश में कोविड मामलों में लगातार कमी आ रही है। इस बीच अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रदेश में अब तक 4,28,000 से अधिक स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया गया है। सबसे अधिक टीकाकरण कल देवास में 71% दर्ज किया गया है। बुधवार को प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का भी टीकाकरण किया गया। सभी ने अन्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं से भी टीका लगवाने की अपील करी है। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने कहा है कि बुधवार से टीकाकरण प्रतिशत में वृद्धि हुई है। इस बीच कल 141 कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं 175 रोगी कल संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा, भारत और चीन पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से अपनी सेनाएं हटाने को तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान वंचित लोगों के भविष्य निर्माण का साधन बना। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, देश के कानून का उल्लंघन करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। विश्व में सबसे तेज गति से भारत में 70 लाख लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु में निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। और अमेरिका ने म्यांमार में तख्ता पलट के मद्देनजर वहां की सरकार को दी जाने वाली सहायता रोकी।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। चेन्नई में 2 दिन तक चुनाव तैयारियों की समीक्षा के बाद आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के सभी अनुरोध पर विधिवत विचार किया गया और उनकी विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि कुछ दल चाहते थे कि मतगणना चुनाव के 1-2 दिन बाद ही कर दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की अधिक तैनाती की जाएगी और अन्य राज्यों के विशेष पर्यवेक्षकों को चुनाव के दौरान खर्चों की निगरानी के लिए नामित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग ने कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का ध्यान रखते हुए मतदान की अवधि को 1 घंटा बढ़ाने का फैसला किया है। निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि आंध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों और तेलंगाना विधान परिषद के लिए स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव इस वर्ष 14 मार्च को आयोजित किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विधान परिषद के 2-2 सदस्यों का कार्यकाल 29 मार्च को समाप्त हो रहा है। इन चुनावों से संबंधित आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू होगी। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने राज्य में सरकार परिवर्तन का फैसला कर लिया है। उत्तरी बंगाल के कूच बिहार के रासलीला मैदान में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो वो बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कर देगी। ये परिवर्तन यात्रा है, बंगाल की स्थिति में परिवर्तन करने की यात्रा है। ये परिवर्तन यात्रा है। घुसपैठ से आप लोग परेशान हो या नहीं हो, भाई बताओ जरा, हो या नहीं हो? ये घुसपैठ रोकने के लिए परिवर्तन यात्रा है। आप एक बार परिवर्तन करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको कहता हूं, आदमी तो क्या, परिंदा भी घुस नहीं पाएगा। इस प्रकार का बंगाल हम बना। श्री शाह ने तृणमूल कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य की गरीब जनता को सुविधाओं से वंचित रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुश्री बनर्जी ने प्रधानमंत्री किसान निधि और आयुष्मान भारत जैसी केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं किया। श्री शाह ने वायदा किया कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो वो 1 सप्ताह के अंदर इन योजनाओं को लागू कर देगी। उत्तराखंड में रविवार की सुबह हिमस्खलन की घटना के बाद एक विद्युत परियोजना में फंसे 25 से 30 लोगों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए गहराई और समतल दोनों प्रकार से खोजबीन अभियान चलाया जा रहा है। राहत और बचाव कार्यों में लगे नौसेना कर्मियों ने अलकनंदा नदी में भी खोजबीन का काम किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक 34 शवों को बाहर निकाला जा चुका है। लगभग 170 लोग अब भी लापता हैं। तपोवन सुरंग में जमीन के नीचे की तरफ खुदाई करते हुए रास्ता बनाने का काम आज सुबह 2 बजे से शुरू हुआ। ये खुदाई उसी टनल में 12 से 13 मीटर नीचे की जा रही है जहां मौजूदा तलाशी अभियान चल रहा था, ताकि कीचड़ से भरी सुरंग में नीचे की तरफ से जाकर उसके भीतर देखा जा सके। आईटीबीपी की डीजी अपर्णा कुमार ने बताया कि तकनीकी टीम भी लोगों की तलाश के लिए सर्वे और रेकी का काम कर रही है। सुरंग में फंसे लोगों की जानकारी के लिए ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जा रही है। राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि मशीन में खराबी की वजह से ड्रिलिंग का काम अस्थायी तौर पर रोकना पड़ा। उन्होंने बताया कि अब तक बरामद 34 शवों का डीएनए परीक्षण कराया जा रहा है ताकि उनकी पहचान सुरक्षित हो सके। फिलहाल 10 मृतकों की पहचान की गई है। इस बीच लापता लोगों और मृतकों की तलाश में नेवी के कमांडो अलकनंदा नदी में तपोवन से लेकर श्रीनगर तक 150 किलोमीटर के दायरे में तलाशी अभियान चला रहे हैं। देहरादून से राघवेश पांडे के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रैणी गांव, तपोवन, चमोली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने म्यांमार सरकार को दी जाने वाली $1 अरब की सहायता रोक देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका म्यांमार के सैनिक शासकों के खिलाफ कई कदम उठाने जा रहा है। उन्होंने बताया कि वे तख्ता पलट का निर्देश देने वाले नेताओं और उनके नजदीकी पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ प्रतिबंधों की अनुमति देने वाले नए कार्यकारी आदेश पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुके हैं।
राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि म्यांमार को किए जाने वाले निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य सेवा, नागरिक संगठन और लोगों के हित से जुड़ी मदद जारी रखी जाएगी। राष्ट्रपति बाइडेन ने सेना से नेताओं और कार्यकर्ताओं को अविलंब रिहा करने, सत्ता छोड़ने और लोगों की इच्छाओं का सम्मान करने को कहा। म्यांमार की सैनिक सरकार ने आंग सान सूची के नेतृत्व वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इस बीच म्यांमार की सैनिक सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में नेपिदो की सड़कों पर कल छठे दिन भी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता में दिविज शरण और अंकिता रैना पुरुषों और महिलाओं के डबल्स मुकाबले से बाहर हो गए हैं। आज शरण और स्लोवाकिया के उनके जोड़ीदार इगोर जेलेनाई को जर्मनी के केविन क्राविट्ज और यानिक हंसमन ने पहले राउंड के मैच में हरा दिया। महिलाओं के डबल्स के पहले राउंड में अंकिता रैना और रोमानिया की उनकी जोड़ीदार मिहाइला बुजरनेस्कू को ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा वुलकॉक और ओलिविया गार्डकी की जोड़ी ने भी लगातार सेटों में हरा दिया। अंकिता रैना किसी भी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के मेन ड्रॉ में खेलने वाली तीसरी भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उन महिला वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सराहना की जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर अपने संदेश में उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में स्त्री पुरुष के अंतर को पाटने का सभी से आह्वान किया। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शाम में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। मुंबई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में आसमान साफ रहेगा। कोलकाता में भी आसमान साफ रहेगा। जम्मू और श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गिलगित में भी कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे था। अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में मौसम साफ रहेगा। तापमान 7 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में माघ मेले में आज मौनी अमावस्या मनाई जा रही है। त्रिवेणी संगम पर हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान किया। एक रिपोर्ट। सबसे पहले पवित्र स्नान करने की होड़ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कल ही संगम तट पर पहुंच गए थे। घड़ी की सुइयों ने मध्यरात में जैसे ही 12 बजाए लोगों का एक हुजूम संगम पर नहाने के लिए उमड़ पड़ा। पूरा वातावरण हर हर गंगे और भजन कीर्तन से पिछले रात से ही गुंजायमान है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मौनी अमावस्या के अवसर पर मौन व्रत धारण कर स्नान के बाद धन और वस्तुओं के दान से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर भंडारों का आयोजन किया गया है, जहां से प्रसाद का वितरण हो रहा है। कोविड-19 को देखते हुए संगम तट और प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। संगम में आज श्रद्धालुओं पर आसमान से हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की गई। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। CNG से चलने वाला भारत का पहला ट्रैक्टर कल से उपयोग में आना शुरू हो जाएगा। इससे खर्च में कमी आएगी तथा किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि किसान ईंधन पर हर वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक की बचत कर सकेंगे। जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक कमाल अमरोही की आज पुण्यतिथि है। 1918 में अमरोहा में जन्मे इस फिल्मकार का आज ही के दिन 1993 में निधन हुआ। महल, पाकीज़ा और रजिया सुल्तान उनकी कुछ महत्वपूर्ण फिल्में हैं। उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप पेश है उनकी फिल्म पाकीज़ा का एक गीत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा, भारत और चीन पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से अपनी सेनाएं हटाने को तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान वंचित लोगों के भविष्य निर्माण का साधन बना।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, देश के कानून का उल्लंघन करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। विश्व में सबसे तेज गति से भारत में 70 लाख लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। और निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु में निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।